दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से अध्याय 3 धातु एवं अधातु के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किसी धातु यम के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्ट किसे बनाएंगे। अब हम प्रश्न को समझेंगे। तो प्रश्न को समझना है, विद्युत अपघटनी परिष्करण, ये हमारा क्या है, विद्युत अपघटनी परिष्करण। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या है, जब कोई धातु शुद्ध धातु प्राप्त की जाती, कैसी धातु प्राप्त की जाती है, शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है, तो उस शुद्ध धातु में क्या होता, अपद्रव्य होता, क्या होता, अपद्रव्य, उसमें क्या होती है, अपद्रव्य होता। उस अपद्रव्य को हटाने के लिए, इस अपद्रव्य को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण ये विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा हमको क्या मिलता है, प्योर शुद्ध, यानी लगभग 100% शुद्ध, लगभग क्या होता है 100% शुद्ध, जो हमको क्या मिलता है, धातु मिलता है। क्या मिलता है, धातु मिलता है। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण को हमने समझा। अब हमारा क्या है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड का कैसे इस्तेमाल होता है, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, और विद्युत अपघट्ट किससे बनाया जाता है, कैसे बनता है, इसको हमको समझना है। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण के लिए हम क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं, और इस तरह से एक बर्तन लेते हैं, और इस बर्तन में क्या होता है, एक एनोड होता है और एक हमारा कैथोड होता है। इस पात्र में क्या होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, और इसमें क्या किया जाता है, इस तरह से एक एनोड लगाया जाता है, इस तरह से एक क्या होता है, इलेक्ट्रोड लगाते, दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। ये हमारा कोई पात्र रहता है, पात्र के अंदर, और इसमें एक बैटरी लगाते हैं, ये बैटरी लगाते हैं, इधर बैटरी का ये धन सिरा लेते हैं, और धन सिरे को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, एनोड, धन सिरे को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और इधर क्या होता है, बैटरी का ऋण सिरा लगा होता है, ये ऋण सिरा होता है, और ये एक स्विच लगा देते हैं, यहाँ क्या लगा देते हैं, एक स्विच लगा देते हैं, यहाँ हमारा क्या होता है, एक स्विच लगा देते, चाबी लगा देते हैं, स्विच, ये क्या होता है, स्विच लगा देते हैं, ज़रूरत करने पर इसे ऑन कर देते हैं। ये क्या हमारा बैटरी है, ये हमारा स्विच है, ये हमारी बैटरी है, ये बैटरी लगा देते हैं, और ये स्विच लगा, ये धन सिरा है, इसे एनोड कहते हैं, और ये ऋण सिरे को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, कैथोड। तो ये हमारा क्या है, विद्युत अपघटनी सेल है, ये क्या है, सेल, विद्युत अपघटनी सेल है। अब ये प्रश्न जो पूछ रहा है उसको हमको हल करना है। तो विद्युत अपघटनी सेल है, तो विद्युत अपघटनी सेल इस तरह से बनता है, और इसमें विद्युत अपघट्ट डाला जाता है। ये कैसे बनता है, अब इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं कि एनोड किसका होता है। जो विद्युत अपघटनी सेल जो बनाया जाता है, अपद्रव्य को हटाने के लिए, धातु जब शुद्ध होता है, उसे शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो अपद्रव्य हटाया जाता है, तो एनोड कैसा होता है, एनोड किस चीज़ का बना होता है, और कैथोड किस चीज़ का बना होता है, यही हमारा प्रश्न पूछ रहा। प्रश्न हमारा 3 है, एनोड किसका बना होता है, कैथोड किसका बना होता है, और जो है विद्युत अपघट्ट किसका होता है। ये 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न को हमको हल करना है। तो क्या होता है, एनोड क्या होता है, एनोड का मतलब होता, इसको हम ऐसे याद रखेंगे, एनोड का मतलब अशुद्ध धातु, अशुद्ध धातु, अशुद्ध धातु, यानी जो शुद्ध धातु नहीं, जिसमें 100% शुद्धि प्राप्त करना है, अशुद्ध धातु का क्या होता है, एनोड होता है। तो हमको याद रखना है, अशुद्ध धातु का, अशुद्ध धातु, या अशुद्ध धातु का क्या होता है, ये धातु का एनोड होता है। और कैथोड होता है हमारा शुद्ध धातु का कैथोड होता है। एनोड क्या होता है, बहुत मोटा होता है, एनोड क्या होता है, मोटा होता है, और इस तरह से एनोड मोटा होता है और अशुद्ध धातु का होता है। कैथोड पतला होता है शुद्ध धातु का। तो कैथोड हमारा क्या होगा, शुद्ध धातु का होता है, शुद्ध धातु का होता है, ये शुद्ध धातु का होता है। अगला है विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट किस चीज़ का होता है, विद्युत अपघट्ट क्या होता है, जिस धातु का शोधन के, यम धातु का लवण होता है, यम धातु का लवण, यम धातु का लवण या साल्ट कहेंगे, यम धातु का
लवण, यम धातु का लवण होता है। यम धातु का क्या होता है? यम धातु का लवण होता है। तो इस तरह से यही, यदि धातु यम है तो यम धातु का लवण होगा और यम धातु का शुद्ध धातु होगा। एनोड क्या होता है? यम धातु का अशुद्ध धातु होता है। यम धातु यहाँ होती है, जो यम धातु जिसको हमको वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा परिष्करण करना, शुद्ध धातु प्राप्त करना, 100% शुद्ध धातु प्राप्त करना है, तो ये होता है यम अशुद्ध धातु होती है। यम क्या होता है? एनोड क्या होता है? यम यहाँ यम धातु का एनोड होगा, यानी अशुद्ध धातु का एनोड होगा। और क्या होगा? कैथोड क्या होगा? यम धातु का शुद्ध धातु का, यम धातु शुद्ध धातु का क्या होगा? एक कैथोड होगा। इसलिए इस तरह से हमारे प्रश्न 8 का 3 उत्तर हुआ। पहला, यम धातु का लवण होगा, यानी इसी का साल्ट होगा। यदि हमारा कॉपर है, यदि कॉपर है Cu है और ये भी Cu है, तो इसका क्या होगा? कॉपर सल्फेट होगा, CuSO4 कॉपर क्लोराइड। इसका जो जल कॉपर विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होगा। ये कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन होता है। कैसा विलयन होता है? अम्लीय होता है, क्योंकि अम्लीय होगा तभी इसमें विद्युत का प्रवाह होगा, नहीं तो विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। यदि धातु कॉपर है तो कॉपर का ये भी होगा, ये कॉपर का शुद्ध होगा, कॉपर का ये शुद्ध होगा और ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होगा, इसे लवण कहते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ए क्वेश्चन दिया गया है और बी क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 में ए और बी 2 क्वेश्चन दिया गया है और ए में 2 प्रश्न है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया, परख नली को उल्टा करके उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया। अब ये है गैस की क्या क्रिया होगी? गैस की क्या क्रिया होगी? एक है, पहला हमको बताना है। सूखे लिटमस पर क्या क्रिया होगी? दूसरा है आर्द्र लिटमस पर क्या क्रिया होगी? आगे है बी वाला है, ऊपर की अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, यानी इसके लिए संतुलित समीकरण लिखना है। अब हम प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न को समझना यह है कि प्रत्यूष क्या है? एक लड़का है और सल्फर चूर्ण लेता है। क्या लेता है? ये सल्फर चूर्ण लेता है। प्रत्यूष क्या करता है? सल्फर का चूर्ण, यानी छोटा छोटा जो है चूर्ण लेता है। क्या लेता है? चूर्ण। और किसका चूर्ण होता है? सल्फर का। ये सल्फर का चूर्ण लेता है। प्रत्यूष क्या लेता है? सल्फर का चूर्ण लेता है और स्पैचुला, एक चम्मच के आकार का जो बर्तन होता है, उसको क्या करता है? गर्म करता है। एक परख नली को उल्टा करके उसमें जो गैस निकलती है, तो हम चित्र बनाएंगे, चित्र के माध्यम से इस प्रश्न को समझेंगे। तो प्रत्यूष है, एक क्या लेता है? एक लेता है बर्नर लेता है, या जो है इस तरह से एक बर्नर लेता है, इसमें से क्या होती है? लौ निकलती है। बर्नर लेता है और इसमें से एक लौ निकलती है, स्पिरिट लैंप कह सकते हैं, या स्पिरिट लैंप लेता है। स्पिरिट लैंप लेता है। स्पिरिट लैंप लेता है और इसमें क्या करता है? स्पिरिट लैंप को इस तरह से लगाता है और स्पिरिट लैंप जलता है। तो इसके ऊपर क्या करता है? एक स्पैचुला लेता है। स्पैचुला लेकर के एक स्पैचुला लेता है जो चम्मच के आकार का होता है, थोड़ा सा मजबूत होता है। कि स्पैचुला लेता है और स्पैचुला में हैंडल लगा होता है, इस तरह से एक स्पैचुला होता है। और इस पर क्या रखता है? इस पर सल्फर का चूर्ण इस पर रखता है। इस पर क्या रखता है? सल्फर चूर्ण, या सल्फर ये चूर्ण, ये सल्फर का संकेत होता है यस, तो सल्फर का चूर्ण लेता है, इस पर रखता है और उसके बाद गर्म करता है। तो इससे एक गैस निकलती है। क्या निकलती है? गैस निकलती है। और गैस को क्या करता है? परख नली में एकत्रित करता है। ये परख नली में जो गैस निकलती है, इस तरह से जो गैस निकलती है, हमारा क्या है? परख नली। क्या है? परख नली। ये परख नली है और परख नली में क्या होता है? गैस निकलता है, इस गैस को एकत्रित करता है। ये हमारा प्रश्न का ऊपर का हिस्सा है। अब इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को पढ़ना और समझना है, तो और करना भी है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? गैस की क्रिया क्या होगी? जो गैस निकल रहा है, ये क्या सल्फर चूर्ण गैस निकल रहा है, तो क्या करेंगे? सूखे लिटमस पर क्या क्रिया होगी? पहला है गैस की क्या क्रिया होगी? सूखे लिटमस पर। तो हम क्या करते हैं? ये पीयूष है, एक लड़का है, ये क्या करता है? लिटमस पेपर लेता है। इस तरह हम जानते हैं
ये लिटमस पत्र होता है। इस तरह से नीला और लाल लिटमस पेपर होता है। कैसा होता है? नीला लिटमस पेपर होता है और लाल भी लिटमस पेपर होता है। इस तरह से लिटमस पेपर होता है, लाल लिटमस पेपर होता है, लाल। तो इस पर क्या क्रिया होगी? तो एक बार क्या करता है, ये एक लिटमस पेपर लेता है, मान लो लाल लिटमस पेपर लेता है, लाल लिटमस पेपर लेता है या नीला लिटमस पेपर लेता है, तो क्या होगा, सूखा लिटमस पेपर, एकदम सूखा हुआ लिटमस पेपर, इसमें नमी नहीं है। तो ये जो निकलने वाली गैस को क्या करता है, गैस को थोड़ा तिरछा करता है परख नली को, और गैस को मिलाता है। यानी क्या करता है, ये गैस यानी हमारी ये गैस और गैस प्लस लिटमस पेपर ये मिलाता है। तो लिटमस पेपर का क्या होगा, जब गैस निकलता लिटमस पेपर क्या रंग नहीं बदलता। गैस की क्या क्रिया होगी, यानी कोई रंग नहीं बदलता है। यहाँ लिटमस पेपर पर कोई क्रिया नहीं होगी। क्या होगी? कोई क्रिया नहीं होती है, कोई क्रिया नहीं होती है, मतलब लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता है, लिटमस पेपर पर कोई असर। लाल लिटमस पेपर है तो लाल रहेगा, कोई क्रिया नहीं होती है। लिटमस पर क्या होती है, कोई क्रिया नहीं है। लाल है तो लाल ही बचेगा, नीला है तो नीला बचेगा। लेकिन आध लिटमस पेपर पर जब ये लिटमस पेपर में क्या मिला दिया जाता है, पानी मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? जल मिला दिया जाता है। तो क्या क्रिया होगी, तो क्या होगा, जल के साथ जब क्रिया होगा, यदि लाल लिटमस पेपर है, ये नीला, ये नीला है, ये नीला लिटमस पेपर है, तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। लाल है तो लाल ही रह जाता है, यानी अम्लीय गुण आ जाता है। लाल होने का मतलब होता है, जब लाल लिटमस पेपर लाल होता है तो अम्लीय गुण हो जाता है। तो ये क्या होता है, आध लिटमस के पेपर के साथ लाल हो जाता है, नीला भी लाल हो जाएगा, लाल लाल ही रहेगा। तो ये हमारा उत्तर हो गया। अब बी का उत्तर देना है, ऊपर की अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसमें दो अपक्रिया होती है, एक पहली अपक्रिया होती है सूखे लिटमस के साथ, और दूसरा होता है, ये पहले सूखे लिटमस के साथ क्या अपक्रिया होती है, उसके बाद लाल लिटमस के साथ होती है, यानी गीले जल के साथ अपक्रिया क्या होती है, इसका समीकरण लिखना है। तो पहला समीकरण हमारा इस तरह होगा, इस तरह हम समझेंगे। ये जो सल्फर चूड़ है, सल्फर चूड़ को स्पैचुला में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, गर्म करते हैं। ये जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, सल्फर हमारा इस सूत्र है सल्फर, और गर्म करने का मतलब है हवा में गर्म करता है। प्रश्न में कह रहा है गर्म करते हैं, इसका मतलब हवा में गर्म करते हैं। हवा में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। ये क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है, जो लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं छोड़ता है। जो लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं छोड़ता है, पहली अपक्रिया हो गई। ये क्या हो गया, पहले प्रश्न का पहला समीकरण हो गया, ये इस पर हो गया। दूसरा क्या है, ये हमारा समीकरण संतुलित है, संतुलित करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है, ये जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो निकला था, ये पहले क्या निकला, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकला। ये कौन सी गैस निकली थी, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये हमारा क्या, हवा में ऑक्सीजन होता है, और यहाँ गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ सल्फर क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और गैस सूखे लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं करता। दूसरा है, ये निकलने वाली गैस जो है, यदि गैस है और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये लिटमस पेपर नील, ये क्या होता है, गीला होता है। ये प्रश्न कह रहा आर्द्र, आर्द्र माने क्या होता है, आर्द्र माने गीला है। आर्द्र का मतलब होता है जल, ये जल वाला लिटमस पेपर, आर्द्र का मतलब होता है जल। यदि जल का लिटमस पेपर है तो यहाँ जल के साथ क्रिया करेगा, जल के साथ क्रिया का H2, जल का सूत्र होता है H2, तो बनाएगा H2SO3, H2SO3, जो क्या होता है, जो कि इसका गुण क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। तो इस तरह से लिटमस पेपर गीला होने के कारण, जल होने के कारण से ये क्या बनाता है, H2SO3, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण ये अम्लीय गुण हो जाता है। अम्लीय गुण होने के कारण क्या हो जाता है, ये लाल लिटमस, नीला लिटमस लाल हो जाता है और लाल लिटमस लाल ही रहता है। तो इस तरह से ये हमने समीकरण को लिखा। यहाँ ये भी हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन इधर भी 2 है, सल्फर यहाँ 1 है, ऑक्सीजन 2, 1, 3 इधर है। तो ये समीकरण हमारा संतुलित है।
अब हम क्वेश्चन 10 और 11 करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। अगला है 11वां है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। तो सबसे पहले हम 10 को समझते हैं, प्रश्न 10 को समझते हैं, उसके बाद 11 को करेंगे। तो लोहे को जंग लगने से बचाने के 2 तरीके बताइए। तो लोहा क्या होता है, लोहे पे जंग लगता है। आपने देखा होगा लोहे पे क्या होता है, जंग लगता है, और लोहे पे जंग लगने के कारण क्या हो जाता है, लोहा कमज़ोर पड़ जाता है। क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और जो है उस तरह भूरे रंग का क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। तो इस तरह से लोहे पे जंग लगने से बचने के लिए क्या 2 तरीके हो सकते हैं। यहाँ प्रश्न में 2 तरीका दिया गया, बहुत सारे तरीके हैं लोहे पे जंग लगने से बचाने का, लेकिन इस प्रश्न में 2 तरीके पूछे गए हैं। तो पहला तरीका है पेंट लगा करके हम लोहे पर जंग लगने से बचा सकते हैं। लोहे पर जंग क्यों लगता है, यानी हवा के कारण से और पानी के कारण से। इस तरह से हवा और पानी के कारण लोहे पर जंग लगता है। यदि उस पर पेंट कर देते हैं, यदि कोई लोहे की धातु है, कोई लोहे की चादर है, इस चादर पर क्या करते हैं, यदि हम पेंट कर देते हैं तो इसमें क्या हवा नहीं प्रवेश कर पाता है और वो जंग लगना कम लगता है, यानी जंग लगने से हम बचा सकते हैं। दूसरा तरीका है, दूसरा क्या तरीका, ग्रीस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ग्रीस। ग्रीस लगा करके भी हम क्या करते हैं, लोहे के सीट पर लोहा कैसा होता है, चमकदार सफ़ेद रंग का। लोहा कैसा होता है, चमकदार कैसा होता है, सफ़ेद होता है। ये चमकदार सफ़ेद होता है। यदि इसके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं तो भी इसमें ऑक्सीजन नहीं जा पाता, पानी नहीं जा पाता, नमी नहीं जा पाती, जिसके कारण ग्रीस लगा करके भी हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। लोहे पर जंग लगने से बचाने के और भी तरीके हैं। यदि आपको कोई तरीका पता है तो आप कमेंट में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का कमेंट आप लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, और कमेंट में क्या है, कौन सा तरीका है लोहे पर जंग लगने से बचाया जा सकता है, उसको आप कमेंट में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है। तो प्रश्न को समझना है, इस 11 नंबर प्रश्न को थोड़ा सा समझना है। एक कैसा का यहाँ मतलब है कि ऑक्सीजन माने O2 होता है, और संयुक्त होकर किसके साथ, अधातु का मतलब होता है, यह हमारा अधातु होता है क्लोरीन, सल्फर, ये जो है इस तरह से हमारी अधातु होती है। सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, ये क्या है, अधातु है। ये क्या है, अधातु। ऑक्सीजन के साथ अधातु क्रिया करता है, ऑक्सीजन मतलब O2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कैसा ऑक्साइड बनाती है। तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। तो कैसा ऑक्साइड का मतलब है अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, या उदासीन, क्षारीय या उदासीन। ये प्रश्न का यही मतलब है। प्रश्न कह रहा अम्लीय ऑक्साइड बनाते, क्षारीय या उदासीन। तो अब हम इस प्रश्न को समझते हैं, करते हैं। तो क्या है, ऑक्सीजन के साथ यदि मान लो हमारा सल्फर अधातु है, सल्फर अधातु को हम लेते हैं, सल्फर अधातु को लेते हैं, ये हमारा क्या है, सल्फर के अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। SO2 क्या बनता है, गैस बनता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, संयुक्त होकर अधातु कौन सा ऑक्साइड, कैसा ऑक्साइड बनाता है। तो ऑक्साइड तो बन गया, लेकिन कैसा का मतलब अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, जल के साथ क्रिया करके, ये जल के साथ क्रिया करके सल्फर H2SO3 बनाता है, जिसका गुण क्या होता है, अम्लीय होता है। इसका गुण क्या होता है, अम्लीय होता है। तो इस तरह से जो अधातु के ऑक्साइड हैं, अधातु के सभी ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्लीय गुण दिखाते हैं। तो इसका उत्तर होगा अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 हमारा समाप्त हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, कारण बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में 4 क्वेश्चन है, A, B, C, D। तो सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का पहला A है, क्या है, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, कारण बताना है। B है, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, कारण बताइए। अगला है,
एल्युमिनियम अत्यधिक अपक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, कारण बताइए। डी है निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को परिवर्तित किया जाता है, कारण बताइए। अब हम एक एक करके समझते हैं और करते हैं। हमारा प्रश्न का 12 प्रश्न का पहला एक कह रहा है प्लेटिनम 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 यानी पीटी प्लेटिनम, सोना एयू और जो है चांदी एजी। ये क्या है, इसका उपयोग, ये क्या है, धातु है, क्या है, धातु है। इन धातुओं का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता। आभूषण क्या होता है, जो हम हाथ में पहनते हैं, अंगूठी, या औरतें जो गले में माला पहनती है, सोने का माला पहनती हैं, चांदी का पायल पहनती हैं। इस तरह से औरतें ज़्यादा क्या करते, आभूषण पहनती। पुरुष भी आभूषण पहनते हैं, कान में कुंडल पहनते हैं, नाक में बहुत सारे सामान आभूषण पहनते हैं। ये सोना चांदी और प्लेटिनम के क्यों बनाए जाते हैं, ऐसा इसके पीछे क्या कारण है, ये क्या होती हैं। आपने सक्रियता श्रेणी को जाना होगा, आपको सक्रियता श्रेणी हमने बार बार बताया है। सक्रियता श्रेणी के आधार पर सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं क्या होती, ऊपर होती हैं। जैसे सबसे अधिक क्रियाशील क्या होती, उच्च क्रियाशील धातु होती है और निम्न क्रियाशील धातु। तो ये हमारा क्या है, हम जानते हैं ये क्या है, प्लेटिनम सोना चांदी क्या है, निम्न क्रियाशील धातु। कैसी है, निम्न क्रियाशील धातु। कैसी धातु है, निम्न क्रियाशील धातु है। ये हवा में ऑक्सीजन के साथ पानी के साथ और जो है किसी भी अधातु के साथ क्रिया नहीं करती है और सीधा ये अक्रिय रहती है, जिसके कारण ये अपनी चमक नहीं खोती है। और जैसे ये हम बनवाते आभूषण बना के लाते हैं, वैसे हमेशा चमकदार दिखाई देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, सोना और चांदी और प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, जिससे हमेशा ये चमकदार दिखाई दे, अच्छा दिखाई दे। आभूषण का मतलब होता है सुंदर, जो दिखाई दे सुंदरता के कारण से, और एक किसी से क्रिया नहीं करते। प्लेटिनम सोना चांदी क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते, निम्न क्रियाशील होने के कारण से इसे आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाए। इसका उत्तर होगा निम्न क्रियाशील होने के कारण। निम्न क्रियाशीलता के कारण क्या होता है, आभूषण बनाने के काम में आता है। अगला है सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। तो सोडियम क्या है, सोडियम पोटेशियम लिथियम, ये क्या है, उच्च क्रियाशील धातु है। ये कैसी है, सोडियम, सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम कह सकते हैं सोडियम पोटेशियम और लिथियम क्या है, उच्च क्रियाशील धातु। कैसी धातु है, उच्च क्रियाशील है। तो उच्च क्रियाशील का मतलब है किसी से बहुत आसानी से अपक्रिया कर लेती है। धातु क्या करती है, किसी भी ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, हाइड्रोजन से, किसी से भी आसानी से अपक्रिया कर लेती है, और जिसके कारण क्या हो जाता है, आग लग जाता है। क्या लग जाता है, आग लग जाता है यानी जलने लगता है। तो इससे क्या होता है, आग लगने से बचने के लिए इस धातु को यदि हम इसको बाहर में रखते हैं, हवा में रखते हैं, तो इसमें आग लग जाएगा, जिससे खतरा हो जाएगा और सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, जलने लगेंगी, और खुद भी नष्ट हो जाएगा, और दूसरा कोई सामान रखा हुआ है खुद भी नष्ट हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम लिथियम यदि हवा में रखेंगे तो खुद भी नष्ट हो जाएगा, और जहाँ जलेगा वहाँ विस्फोट करेगा, यानी काफ़ी दुर्घटना भी हो जाएगा। इसलिए इसे क्या करते हैं, आग लगने से बचाने के लिए और दुर्घटना से बचाने के लिए इसे तेल के अंदर या मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। ये हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरा है एल्युमिनियम अत्यधिक अपक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है। तो एल्युमिनियम क्या है, ये भी क्रियाशील धातु है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है। अपक्रियाशील धातु है, ये होता है एल्युमिनियम अत्यधिक क्रियाशील धातु होते हुए भी क्या होता है, संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना, संक्षारण। इसमें संक्षारण को समझना है। एल्युमिनियम क्या होता है, संक्षारण होता है, लेकिन क्या है, एल्युमिनियम का जो बर्तन होता है, एल्युमिनियम हवा, यदि एल्युमिनियम की ये शीट है, मान लो एल्युमिनियम की शीट है, इस पे क्या बन जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है, Al2O3 की एक परत बन जाती है।
और परत बन जाने के कारण क्या होता है, एल्युमिनियम पे क्या हो, संक्षारण कम होता है। एल्युमिनियम का संक्षारण क्या होता है, अन्य धातुओं के मुकाबले जो अधिक क्रियाशील हैं, सोडियम पोटेशियम, अन्य धातुओं की तुलना में लोहा के तुलना में, प्लेटिनम की तुलना में, अन्य धातुओं की तुलना में एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, ये इसके ऊपर एक पतली परत बन जाती है और उसके बाद वो यही परत क्या करती है, संक्षारण का काम करने लगती है। यही परत एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो परत बन जाती है तो एल्युमिनियम धातु को क्या करती है, संक्षारण का काम करने लगती है, यानी उसकी सुरक्षा करने लगती है। इसी कारण से ये क्या होता है, एल्युमिनियम की एक छोटी सी पतली परत बन जाती है धातु के ऊपर, बर्तन के ऊपर। यदि हमारा एल्युमिनियम का कुकर होता है, एल्युमिनियम की कढ़ाई होती है, एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, खाना बनाने के बर्तन एल्युमिनियम के होते हैं, उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, संक्षारण इसका रुक जाता है। क्या हो जाता है, संक्षारण रुक जाता है, यानी कम हो जाता है, रुक जाता है, संक्षारण कम हो जाता है। और ये धातु भी, एल्युमिनियम क्या है, धातु है, और धातु होने के कारण से क्या होता है, ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। और सुचालक होने के कारण सुचालक होने के कारण क्या होता है, इसका उपयोग बर्तन में, जिसमें ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, ऊष्मा चालन होता है, ऊष्मा चालन के कारण ऊष्मा चालन होता है, जिसके कारण से हमारा खाना आसानी से पक जाता है। तो ऊष्मा चालन के कारण से ये एल्युमिनियम का बर्तन क्या होता है, टिकाऊ भी हो जाता है, संक्षारण रुक जाता है, इसके कारण टिकाऊ हो जाता है, और ऊष्मा चालन के कारण से खाना बनाने में आसानी होती है। इस कारण से हम इसका उत्तर कह सकते हैं कि एल्युमिनियम अत्यधिक क्रियाशील होने के बाद भी क्या होता है, इसका संक्षारण कम होता है। संक्षारण कम होने के कारण से संक्षारण क्या होता है, रुक जाता है, यानी कम होता है। संक्षारण कम होने के कारण से इसका उपयोग खाना बनाने के काम में आता है। अगला है, आखिरी है, डी है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को परिवर्तित किया जाता है। यानी निष्कर्षण, धातुओं के निष्कर्षण में हम पढ़ चुके हैं, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। धातुओं के निष्कर्षण में जब धातु का निष्कर्षण किया जाता है तो उसके अयस्क, यानी उसके प्रक्रम में कार्बोनेट अयस्क हो, या धातु का कॉपर सल्फाइड अयस्क हो, ये हमारा कॉपर सल्फाइड अयस्क हो, कॉपर कार्बोनेट हो, तो इसको किसको किया जाता है, इसको क्या कर दिया जाता है, कार्बन सल्फाइड अयस्क को परिवर्तित करके किस में किया जाता है, परिवर्तित करके कॉपर ऑक्साइड में कर दिया जाता है। इसको क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। क्या किया जाता है, परिवर्तित। ये परिवर्तित किया जाता है किसमें, कॉपर ऑक्साइड में। ऐसा क्यों किया जाता है, इसका कारण है कि कार्बोनेट अयस्क को और सल्फाइड अयस्क को कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड यानी इसको परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि निष्कर्षण आसान हो जाए। क्यों निष्कर्षण क्या हो जाए, निष्कर्षण को आसान बनाने, आसानी से निष्कर्षण आसान बनाने के लिए ऐसा किया जाता है कि आसानी से निष्कर्षण किया जा सके। और ये कार्बोनेट और सल्फेट का निष्कर्षण आसानी से नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको परावर्तित किया जाता है। कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को किस में किया जाता है, ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित किया जाता है, जिसके कारण से आसानी से निष्कर्षण क्या हो जाए, आसान करने। इसका उत्तर हुआ आसान। पहले आखिरी क्वेश्चन का आंसर डी का आंसर है, आसान होने के लिए ऐसा किया जाता है। अब पहले का उत्तर हमने जाना, पहले का उत्तर क्या है कि ये धातुएं कम क्रियाशील होती हैं, इसलिए इसका आभूषण बनाया जाता है। दूसरा है अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण, यानी आग ना लग जाए, इसलिए इसे मिट्टी के तेल या तेल में रखा जाता है। और तीसरा है सी है, एल्युमिनियम अत्यधिक अपक्रियाशील होने के बाद भी इसका उपयोग क्या होता है, बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये संक्षारण का काम करता है। इसके ऊपर यदि एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है तो इसके बाद एल्युमिनियम खराब नहीं होता, ये लोहे का रहेगा, तो ये क्या होगा, लोहे का पात्र हमारा नष्ट हो जाता है। एल्युमिनियम का बर्तन हम कई सालों तक यूज कर सकते हैं, 10 सालों 15 सालों तक एल्युमिनियम का पात्र हम यूज कर सकते हैं।
लोहे के खाने पीने का बर्तन हम ज़्यादा समय तक यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें जंग लग करके वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन एल्युमिनियम के बर्तन को हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं क्योंकि वो जंग नहीं लगता, ख़राब नहीं होता है और अच्छा सा ऊष्मा का सुचालक होता है। इसलिए एल्युमिनियम के पात्र को खाना के बर्तन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है निष्कर्षण पराक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड आयस को परिवर्तित किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि आयस का निष्कर्षण आसान हो जाए। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 समाप्त होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। या खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं? तो हमने प्रश्न को पढ़ा, अब हम प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? आपने तांबे के मलिन बर्तन, जो तांबे के मलिन बर्तन होते हैं हमने घरों में देखा है, तांबा होता है, ये तांबे के जो बर्तन होते हैं, बर्तन तांबे के क्या होते हैं? तांबे के जो बर्तन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं, यानी कैसे पड़ जाते हैं? हरे पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा तांबे का बर्तन होता है, तांबे को कॉपर कहते हैं। कॉपर क्या कहलाता है? कॉपर तांबा कहलाता है। इसे कॉपर या तांबा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर या तांबा, कॉपर या तांबा कहते हैं। इसके बर्तन के ऊपर क्या हो जाता है? हरे रंग का क्या पड़ जाता है? हरे रंग का निशान पड़ जाता है, यानी ये रंग बदल देता है। यानी तांबे का रंग बर्तन क्या होता है? एकदम सा इस तरह से चमकदार होता है। सभी धातुएं क्या होती हैं? चमकदार होती हैं, चमकदार होती है। और घर में यूज करते करते उसका रंग क्या हो जाता है? हरा हो जाता है, मटमैला हो जाता है। ये क्यों हो जाता है? ये कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है और कॉपर कार्बोनेट बनाता है। तो इस तरह से CO3 एक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये कॉपर धातु क्या होती है? घरों में यूज करते करते हवा के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। तो ये क्या होता है? उसके ऊपर धूल की परत जम जाती है जो कि काला होता है, हरे रंग का होता है। और इसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती। क्या होती है? क्षारीय होती है। और ये प्रकृति उसकी क्षारीय होती है। यदि इसमें नींबू इमली के रस को साफ करते अवश्य देखा होगा। यदि हम इसमें क्या डाल देते हैं? नींबू का रस डाल के, नींबू का रस या इमली का रस डालते हैं तो क्या हो जाता है? वो साफ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसको हमको समझना है। तो ऐसा इसलिए होता है कि ये क्या होता है? इसके ऊपर तांबे के बर्तन के ऊपर का जो परत होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। और नींबू और इमली में, नींबू में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल होता है। और इमली में क्या होता है? टर्टरिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल होता है। अम्ल, तो ये क्या होता है? ये टार्टरिक अम्ल और क्षार मिल करके लवण और जल बनाता है, जो कि हम जानते हैं। लवण और क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है? जल बनाता है। यानी ये जो अशुद्धि है, ये कॉपर ऑक्साइड की जो अशुद्धि है, कॉपर कार्बोनेट की अशुद्धि है, जो धूल जमा होता है वो क्षारीय होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और अम्ल से क्रिया करके वो क्या हो जाता है? ठोस अवस्था में हो जाता है। ठोस अवस्था में होने की वजह से उसे हम साफ कर देते हैं और अलग हो जाता है। उसके कारण से पुनः बर्तन हमारा चमकदार दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। इमली नींबू खट्टे पदार्थ क्या करते हैं? तांबे के बर्तन के ऊपर
बर्तन के ऊपर की अशुद्धियों के साथ बर्तन के ऊपर की अशुद्धियों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं जिसके कारण क्या हो जाता है, बर्तन साफ और चमकीला हो जाता है, जिसके कारण बर्तन साफ और चमकीला हो जाता है, साफ और चमकीला हो जाता है, हो जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। विभेद का मतलब होता अंतर। तो प्रश्न को अब हम समझेंगे। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। विभेद का मतलब है अंतर। हमको अंतर निकालना है किसमें, धातु और अधातु में अंतर ज्ञात करना है। तो धातु और धातु में कुछ अंतर है, इसको हम इस तरह लिखते हैं धातु, यहाँ धातु का कॉलम बनाते हैं, यहाँ हम लिखते हैं अधातु। धातु और अधातु में क्या अंतर है, इसको हम जानेंगे। तो पहला अंतर क्या है, पहला अंतर है धातु क्या होते हैं, सभी धातुएं क्या होती, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, O2 के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं, सोडियम ऑक्साइड। धातु सोडियम के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और कॉपर के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो इसकी प्राकृत क्या होती है, क्षारीय होता है। इसका प्राकृत क्या होता है, क्षारीय होता है। यानी धातुओं का ऑक्साइड का गुण क्या होता है, क्षारीय होता है, जो कि आप इस अध्याय में पिछले अध्यायों में भी पढ़ चुके हैं। और अधातुओं के ऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी प्राकृत क्या होती है, अम्लीय होती। क्या होती है, अम्लीय। ये हमारे क्या है, अम्लीय है। ये हमारी धातु है, सोडियम मैग्नीशियम कॉपर क्या है, धातु है, और सल्फर कार्बन क्या है, ये अधातु है। अधातु की ऑक्साइड की प्राकृत क्या होती, अम्लीय होती है। तो पहला विभेद ये हो गया, पहला अंतर ये हो गया। अब हम दूसरा अंतर जानेंगे। दूसरा अंतर यह है जल के साथ क्रिया करके। जल के साथ क्रिया करके धातुएं क्या होती हैं, इनने धातु है, सोडियम धातु है, ये हमारा क्या है, सोडियम क्या है, धातु है, और जल के साथ क्रिया करके H2O जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, यह हाइड्रोजन गैस बन जाती है। समीकरण को संतुलित करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, तो 4 हाइड्रोजन इधर हो गया 2, और ये इधर यहाँ क्या करेंगे, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, तो 2 हाइड्रोजन ये और 2 ये, 4 इधर हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ सोडियम 2 कर देंगे। तो इस तरह हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो क्या बनता है, धातुएं जल के साथ क्रिया करिए, हमारा जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। यानी धातुएं जल के साथ अपक्रिया करती हैं, और जो है अधातु जल के साथ अपक्रिया नहीं करती है। एक लिखेंगे, नहीं करती है, अधातु जल के साथ अपक्रिया नहीं करती है। जल के साथ अपक्रिया नहीं करती है।
इस तरह हम इसको जानेंगे। अगला है तीसरा अंतर हम लिखेंगे। तीसरा अंतर लिखेंगे धातुएं क्या होती हैं, धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती हैं। सोडियम धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। यानी धातुएं सोडियम के साथ क्रिया करके, सोडियम धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ये अम्ल के साथ लिखेंगे, अम्ल के साथ धातु क्या करती है, ये धातु है, धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है या बनाता है। और लेकिन अधातुएं, अधातुएं क्या होती हैं, अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। अधातुएं क्या होती हैं, अम्ल के साथ, अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती हैं, के साथ क्रिया नहीं करती हैं, क्रिया नहीं करती हैं। और जब क्रिया नहीं करेंगी तो हाइड्रोजन गैस भी मुक्त नहीं करती, क्रिया नहीं करती हैं, क्रिया नहीं करती हैं और गैस H2 हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती हैं। जब क्रिया नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती हैं, इस तरह से हम समझेंगे। और भी अंतर है जो आप ऊंचे क्लास में जाएंगे पढ़ेंगे, 11, 12 और BSc MSc करेंगे, और भी अंतर आप जानेंगे और भी विभेद जान सकेंगे। इस क्लास में हमने 3 विभेद जाना। पहला, धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्षारीय गुण देती हैं, अधातुओं के साथ क्रिया करके अम्लीय गुण देती हैं। दूसरा है, जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार बनाती हैं। और अधातु क्रिया नहीं करता है, किसके साथ, जल के साथ। अम्ल के साथ धातु क्रिया करती हैं, अधातुएं अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को समझा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे दे देती है। उसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकदार लगते हैं, लेकिन उसका वजन कम हो जाता है। वह महिला दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह से क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? तो अब हम प्रश्न को समझेंगे। एक व्यक्ति है, एक क्या है, व्यक्ति है, व्यक्ति है और क्या बनकर जाता है, घर में जाता है, सोनार बन के जाता है। क्या बन के जाता है, सोनार बन के जाता है, सुनार बन के जाता। क्या बन के जाता है, इसे हम सोनार को ऐसे लिखेंगे, सुनार, सुनार बन के जाता है, घर में जाता है और क्या कहता है कि पुराने जो गंदे आभूषण है उसकी हम चमक क्या कर देंगे, नया जैसा कर देंगे। क्या कर देंगे, नया जैसा कर देंगे। और एक औरत है, वो क्या करती है, अपने सोने के कंगन, अपने सोने के, ये सोने के उसके कंगन है, इस तरह वो सोने के 2 कंगन उसके पास रहते हैं और उन सोने के कंगनों को क्या करती है, सुनार को दे देती है। तो सुनार क्या करता है, एक ऐसे पात्र लेता है और उसमें एक घोल रखता है और एक पात्र में ऐसे घोल रख करके इस घोल में इस कंगन को डाल देता है। और डालने के कुछ देर बाद क्या करता है, ये घोल रहता है, घोल रहता है, घोल में डाल देता है। डालने की कुछ देर बाद इसमें क्या कर देता है, कंगन को ऐसे डाल देता है और कंगन को कुछ देर बाद घोल से निकालता है तो क्या हो जाता है, कंगन नया जैसा हो जाता है। कंगन क्या हो जाता है, ये पुराना कंगन था हमारा, ये महिला का क्या था, पुराना कंगन था, ये कैसा कंगन था, पुराना। और ये जब घोल में डालने के बाद कैसा हो जाता है, नया जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है, नया जैसा हो जाता है। लेकिन इसका वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वजन क्या हो जाता है, वजन कम हो जाता है। और कम हो जाने के कारण क्या हो जाती है, महिला दुखी हो जाती है। और दुखी हो जाती है और उससे कहती है कि तुमने कुछ चीटिंग किया है, ये हमारे कंगन का वजन कहाँ गया। तो इसमें यह बताना है, प्रश्न यह कह रहा है, यानी महिला और सुनार के बीच क्या हो जाता है,
झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है कि हमारा वजन, कंगन का वजन कम क्यों हो गया। और ये प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ये जो घोल था ये किस चीज़ का घोल था, ये कौन सा घोल था, किस घोल में, इस घोल का क्या नाम था, एक घोल का क्या नाम था, किस घोल में उस सोनार ने इस कंगन को डाला था, उस घोल का नाम हमको बताना है। एक जासूस की तरह से क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं कि यह कौन सा विलयन था, इसको बताना है। इस प्रश्न का उत्तर हम आज आपको बताने वाले नहीं हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। यदि कमेंट में कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 लिखिएगा और उसका उत्तर लिखिएगा, और यदि कोई नहीं दे पाता है तो इसका उत्तर हम कमेंट में क्वेश्चन नंबर 15 लिख करके ज़रूर देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात ब्रैकेट में लोहे का मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण बताइए। तो गर्म जल का टैंक, ये जो टैंक होता है जो घर के छत के ऊपर रखा होता है, गर्म जल, यानी गर्म जल का टैंक बनाने के लिए ये क्या है, मान लो हमारा ये क्या है, टैंक है, ये टैंक है। ये टैंक को बनाने के लिए तांबे का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तांबे का उपयोग किया जाता है। प्रश्न हमारा कह रहा है तांबे का उपयोग किया जाता है, इस्पात का नहीं। इस्पात का मतलब होता है लोहे का मिश्र धातु, लोहे का मिश्र धातु, यानी कहने का मतलब लोहे के मिश्र धातु का मतलब होता है ये टैंक किसका बनाया जाता है, तांबे का बनाया जाता है, इस्पात का नहीं बनाया जाता। ये टैंक किसका है, ये जो हमारा मान लो ये टैंक किसका है, इस्पात का है। इस्पात क्या है, इस्पात का नहीं बनाया जाता है। यानी इस्पात में क्या होता है, लोहा होता है। इस्पात के अंदर क्या होता है, लोहा होता है या फी होता है, क्या कहलाता है, लोहा। इसमें क्या होता है, आयरन होता है, यानी लोहा होता है। तो इसका टैंक बनाया जाता है, इसका टैंक नहीं बनाया जाता है, ये हमारा प्रश्न कह रहा है। तो क्यों ऐसा किया जाता है, इस्पात का टैंक क्यों नहीं बनाया जाता है, कॉपर का टैंक क्यों बनाया जाता है, इसको हमको समझना है। तो इसका पीछे क्या कारण है हम जानते हैं। सक्रियता श्रेणी को हमने पढ़ा है, सक्रियता श्रेणी के आधार पर इस प्रश्न को हल करेंगे, समझेंगे। तो सक्रियता श्रेणी में क्या होता है, आयरन यानी लोहा सक्रियता श्रेणी में क्या है, सक्रिय धातु। कैसी धातु है, यानी क्रियाशील धातु है। यानी क्या है, इसको हम लिख सकते हैं क्रियाशील धातु है। ये क्या कैसी धातु है, क्रियाशील धातु होती है, क्रियाशील धातु है, क्रियाशील है। और ये जो हमारा तांबा है, ये Cu कॉपर होता है, तांबा ये कम क्रियाशील है। Cu कॉपर क्या होता है, कम निम्न क्रियाशील है। ये निम्न क्रियाशील, ये निम्न क्रियाशील है। तो ये निम्न क्रियाशील होने के कारण से क्या होता है, ये गर्म जल में खराब नहीं होता। ये निम्न क्रियाशील होने के कारण होता क्या होता है, ये गर्म जल कहाँ है, ये हमारा प्रश्न कह रहा है गर्म जल। तो गर्म जल माने भाप भी होगा, H2 क्या होगा, भाप के रूप में भी होगा, गर्म जल होगा। तो भाप के रूप में होगा, तो ये भाप के रूप में इस तरह का टैंक रहेगा, तांबे का रहेगा, खराब नहीं होगा क्योंकि ये जल से क्रिया नहीं करता। कॉपर क्या होता है, Cu, और ये जल से क्रिया H2O से क्रिया नहीं करता है, यानी नो रिएक्शन, ये क्रिया नहीं करता है। इसलिए क्या करते हैं हम, कॉपर का टैंक बनाया जाता है, गर्म पानी का टैंक कॉपर का बनाया जाता है। यदि हम लोहे का बनाते हैं, यदि हम इसका टैंक को क्या करते हैं, लोहे का बनाते हैं, तो कैसी क्रिया होगी, यदि लोहे के साथ बनाएंगे तो ये लोहा क्या होगा, आयरन का टैंक होगा, इस्पात का होगा। इस्पात में क्या होता, लोहा होता, जल के साथ क्रिया करेगा, H2O के साथ क्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा, लोहे का ऑक्साइड या Fe3O4, लोहे का ऑक्साइड। और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। हाइड्रोजन क्या बनता है, ये गैस बनता है। और ये लोहे का ऑक्साइड बनता है, जिससे लोहा क्या होगा, लोहे का टैंक पर ये जंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ये जंग लग जाएगा और ख़राब हो जाएगा। और जब हम स्नान करेंगे, यदि हम पानी का उपयोग करेंगे तो पानी के साथ बार बार निकलेगा, इस तरह से वो जल्दी से ख़राब हो जाएगा। तो इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे, यहाँ 3 है या फिर 3 कर देंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ 4 है तो यहाँ 4 कर देंगे, और हाइड्रोजन यहाँ 4 दूनी 8 है तो यहाँ भी 4 कर देंगे। तो इस तरह हमारा समीकरण संतुलित भी हो गया।
तो ये लोहे का ऑक्साइड बन करके लोहे का टैंक जल्दी से खराब हो जाएगा, इसलिए, और लोहा क्रियाशील ज़्यादा होता है, इसलिए लोहे का टैंक नहीं बनाया जाता है। कॉपर का टैंक इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कॉपर का टैंक जल से क्रिया नहीं करता है, वायु से क्रिया नहीं करता, जल्दी से खराब नहीं होगा। इसलिए हम आशा करते हैं आपने इस प्रश्न को अच्छे से समझा होगा।